नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं के साथ और विशेषज्ञ मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। बात करेंगे कि एमवी गंगा विलास किस मायनों में है खास और किस तरह से पर्यटन उद्योग को ये जीवनदायिनी गंगा अब अर्थ गंगा के रूप में तब्दील हो चुकी है। इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारी चर्चा यह भी होगी कि किस तरह से बिहार में खाद की कालाबाजारी को लेकर के अब एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह के नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में है लोग, लेकिन केंद्र सरकार का क्या कुछ कहना है और किस तरह से खाद की भरमार फिलहाल बिहार में मौजूद है। और भी होंगी तमाम खबरें, होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। वाराणसी में मौजूद दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को प्रधानमंत्री ने किया रवाना। काशी टेंट हाउस समेत कई अंतरदेशीय जलमार्ग परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने का हो रहा है काम। छत्तीसगढ़ सरकार में सचिव, कांग्रेस नेताओं और कारोबारियों के घर ईडी ने दी दबिश। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में एक साथ कई जगहों पर छापे। कोल और परिवहन घोटाले से जुड़ा है मामला। जोशी मठ को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी निर्माण कार्यों पर लगी रोक को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर कैबिनेट की बैठक जारी। डीडी न्यूज की जोशी मठ से खास रिपोर्ट। एनटीपीसी की परियोजना में नहीं हुआ कोई नुकसान। और राजौरी पीड़ितों से मिल रहे हैं अमित शाह, करेंगे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। टारगेट किलिंग के खिलाफ बढ़ेगी सख्ती। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव को भी लेकर तेज हुई है सियासी चर्चा। और बिहार में जाति आधारित जनगणना के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में बिहार सरकार के संवैधानिक अधिकार को लेकर उठाए गए सवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त में दुनिया के सबसे बड़े नदी क्रूज की शुरुआत हुई है वाराणसी से। और वाराणसी जो है अब नदी क्रूज के लिहाज से दुनिया में इतिहास रचने में सफल रहा है। 3200 किलोमीटर का सबसे लंबा नदी क्रूज की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर दुनिया के रिवर क्रूज के नक्शे पर आ गया है। न सिर्फ नक्शे पर आ गया है बल्कि इसने इतिहास रच दिया है। ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाली दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से वाराणसी से गंगा विलास क्रूज को रवाना किया है। प्रधानमंत्री ने इसको वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई है। यह क्रूज 2 देशों की यात्रा करते हुए कुल डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। नदी क्रूज के इतिहास में यह अब तक की सबसे लंबी यात्रा है। 51 दिन की यात्रा में गंगा विलास क्रूज 50 से ज्यादा पर्यटन स्थलों से गुजरेगा। इसके साथ ही ये 15 दिन तक बांग्लादेश में भी यात्रा करेगा। इस आलीशान क्रूज में 18 स्वीट हैं। 36 पर्यटकों के रुकने की इसमें व्यवस्था है। पीएम ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के तट पर टेंट सिटी की परिकल्पना की गई है। इसे पीपीपी मोड में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। टेंट सिटी में हर साल अक्टूबर से जून तक पर्यटक रह सकेंगे। प्रधानमंत्री ने गंगा विलास को क्रूज को रवाना करने के अलावा विभिन्न परियोजनाओं को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। गंगा सिर्फ मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी नहीं, देश के 30 करोड़ लोगों की रोजी रोटी का आधार भी है। उम्मीद की जा रही है कि भारत के लिए नदी क्रूज पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत हो सकेगी। इस क्रूज के साथ ही इस तरह के क्रूज चलने से नदी के किनारे के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वो सही मायनों में अर्थ गंगा के वाहक बन सकेंगे। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि भारत की परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है। पीएम ने कहा कि क्रूज टूरिज्म का यह नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देगा।
पीएम ने कहा कि सिर्फ विदेशी नहीं, देश के जो भी पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे वो अब पूर्वी भारत का रुख कर पाएंगे। ये क्रूज हर किसी को आध्यात्मिकता को सजोने, पर्यटन का आनंद लेने और भारत में नदियों की व्यवस्था को समझने में मदद करेगा, प्रधानमंत्री ने कहा। पीएम ने कहा कि गंगा पर बन रहा राष्ट्रीय जलमार्ग पूरे देश के लिए एक मॉडल की तरह विकसित हो रहा है। पीएम ने कहा कि यह राष्ट्रीय जलमार्ग ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। मजबूत कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है और हम इस पर मिशन मोड में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम ने आशा व्यक्त की कि हमारी नदियां और जल शक्ति व्यापार और पर्यटन को बहुत जरूरी जो बढ़ावा जिसकी जरूरत है वो जरूर देगी और इसके साथ ही साथ हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो फल फूल सकेंगे। और जिसको कहते हैं कि गंगा जो है वो जीवनदायिनी है, वो अर्थ के साथ भी जुड़ी हुई है, गंगा का अपना इकोनॉमिक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा आज जब गंगा विलास क्रूज और दूसरी परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया वर्चुअली, तो क्या कुछ कहा ये पहले सुनते हैं। 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। 8 वर्ष पहले तक सिर्फ 30 लाख मैट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था। आज ये कैपेसिटी 3 गुना से भी अधिक हो चुकी है। क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगी और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र जुड़ रहे हैं वाराणसी से। रामेंद्र, आज का दिन जो रहा वो बहुत ऐतिहासिक रहा कई लिहाज से, और सबसे खास बात यह भी है कि गंगा की जो बात कही जा रही है न सिर्फ आध्यात्मिकता के लिहाज से, धार्मिकता के लिहाज से जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी, पुण्य सलीला गंगा, लेकिन इसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है उसके साथ में जो अर्थ जुड़ा हुआ है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत उसके मायने हैं। और ये कहा जा रहा है कि जब ये इस तरह के जो क्रूज चलेंगे, जिस तरह से आज एमवी गंगा विलास चला है, तो निश्चित तौर पर जो तमाम छोटे छोटे रोजगार हैं, जो उद्योग हैं, वो भी इसके साथ साथ फल फूल सकेंगे। बिल्कुल निखिल, मैं मार्कंडे महादेव के किनारे गंगा नदी है जहां खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ मां गंगा साफ सुथरी और निर्मल बह रही। थोड़ी देर बाद इसी रास्ते से क्रूज आगे निकलेगा और ये यहाँ लोग, बहुत सारे लोग इसलिए आए हैं कि क्रूज को करीब से देख सके कैसे गंगा नदी से वो पार होगा। हमारे साथ कुछ यूथ हैं जो ये बताएंगे कि किस तरीके से, क्या लगता है कि क्रूज जो शुरू हुआ है क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। जी, इससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। पीएम मोदी का यही हम मानना है कि कैसे हम रोजगार को बढ़ाएं, पर्यटन को कैसे बढ़ावा दें। वो ये चाहते हैं कि जो हमारे युवा हैं आज के, उनको कैसे कोई संदेश मिले, कैसे वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। तो ये उनका अच्छा प्रयास है हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए। वैसे भी वाराणसी कल्चरल सिटी है, तो ये उनका एक अच्छा प्रयास है हमारे लिए। क्या लगता है, आप लोग युवा हो, क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको? सर, यही संभावनाएं दिख रही हैं कि जैसे मोदी जी ने इतने अच्छे क्रूज़ यात्रा का मतलब शुरुआत किया यहाँ से, और ये बहुत सारी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। और जैसे कि मेरी दोस्त ने बताया कि हमारे लिए रोजगार और बाकी सब चीज़ों के लिए एक अवसर, अच्छा अवसर। हमारे साथ नाविक है प्रदीप, इन्होंने कहा कि यहाँ पर्यटक बहुत आने लगे। अब प्रदीप, क्या लगता है इस समय क्या स्थिति है?
क्रूज से आने से यहाँ के पब्लिक आने लगे बहुत ज़्यादा, यहाँ से व्यवसाय बढ़ेगा और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए जनसंख्या, और यहाँ डॉल्फिन हम लोग दिखाते हैं संगम घाट पर, वहाँ 2 कलर का पानी होता है। यहाँ देखने में रहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में जाएंगे वहाँ पर बहुत शांति प्रतीत होता है। बिल्कुल निखिल, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि क्या संभावना यहाँ बढ़ने वाली है। ये बनारस से हम 40 किलोमीटर दूर हैं, यहाँ की संभावनाएं बता रहे हैं। यानी यहाँ से लेकर के बिहार होते हुए जो भी जेटी बनाई गई, 3 जेटी उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही, 4 जेटी, तो इस तरीके से जो संभावनाएं वो अपार है निखिल। जी जी, संभावनाएं अपार हैं और लगातार ये बात कही जा रही है कि ये तमाम जो चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हों या फिर दूसरे जो मझोले छोटे उद्योग करने वाले लोग हों, उन सबको साथ लेकर चलेगी ये एमवी गंगा क्रूज और इस तरह की परियोजनाएं, चाहे वो टेंट सिटी हो। और गंगा का जो एक पूरा अर्थ रहा है वो जो आपने समझाया, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे लोग इसमें भी सियासत ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो पूरा एक धार्मिक पर्यटन है इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है, या इसको इसमें भी एक एजेंडा ढूंढने की कोशिश में है लोग। देखिए, ये आप जिन लोगों को विरोध करना है वो विरोध करेंगे निखिल। राम मंदिर बना, विरोध हुआ है। तमाम संभावनाएं जो उत्तर प्रदेश में देखी गई उसमें विरोध दर्ज कराया गया। निवेश की बात हो रही तो निवेश में भी विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र, अगर पर्यटन बढ़ता है किसी क्षेत्र के लिए तो सारी संभावनाएं खोल देता है। उसमें टूरिस्ट के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होगा, जो व्यवसाय है वो होगा, कपड़े की दुकान करने वाले, छोटे छोटे रेहड़ी पट्टी के दुकानदार हैं, जो स्ट्रीट फूड वेंडर हैं, उनको, यानी सब जगह पर्यटक जाता है और वो खर्च करने आता है। तो ये जो छोटी छोटी संभावना वाली जगह है, यहां भी मैक्सिमम लोग आएंगे। तो विरोध करने वाले विरोध करेंगे। उनको सियासत करनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश बनाना है। दोनों के एजेंडे अलग अलग है। जिनको सियासत करना है वो सियासत करेंगे, जिनको देश बनाना है वो देश बनाएंगे निखिल। जी, निश्चित तौर पर जिनको सियासत करना है वो सियासत करेंगे। एक बात ये भी समझना चाहेंगे, जो आम लोग हैं वाराणसी के या जो ये नदी किनारे जो बसे हुए टाउन्स हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस तरह के सबसे लंबे रिवर क्रूज पर, एक नई तरह की जो शुरुआत हुई है उससे? देखिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि वाराणसी के लोग और आसपास के लोग कितना प्रसन्न हैं। वाराणसी के लोग जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, हर हर महादेव से उन्होंने स्वागत किया। जहां उन्होंने हरी झंडी दिखाई, आसपास के लोगों को लगता है कि अगर क्रूज चलेंगे ये संभावनाएं होंगी। छोटे छोटे जहाज क्रूज पहले चल रहे हैं वाराणसी में, तो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई अगर सड़क मार्ग से नहीं आना चाहेगा तो ये मार्कंडे महादेव क्रूज के माध्यम से आएगा। पूरा क्रूज जो घाट है उनके दर्शन पहले से करा रहा है। और एक चीज और जान लीजिए निखिल, जो कृषि बाजार है उसके लिए भी अपार संभावनाएं खोलता है। के माध्यम से, क्रूज के माध्यम से वो सामान जो कृषि उपज है उसको भी ले जाया जाएगा। भदोही का अगर कालीन उद्योग की संभावनाएं देखें तो चूंकि यहां से अगर जाने में ज्यादा खर्चा लगता था तो पानी के माध्यम से कम खर्चा लगेगा। तो व्यवसाय की अपार संभावना है, इसलिए लोग यहां के खुश हैं। उनको लगता है कि एक नई संभावना वाला क्षेत्र बनने जा रहा वाराणसी और आसपास का क्षेत्र, तो उसको लेकर के प्रसन्न है। और कई लोगों ने तो, मैं बाइट भेजूंगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है, नमन किया होगा, हमने सही सिलेक्शन किया सांसद और प्रधानमंत्री का, जिसके कारण ये व्यवसाय और ये सारी चीजें फलित हो रही हैं। जी, निश्चित तौर पर ये व्यवसाय फलित हो रहा है और तमाम लोगों के भाग्य को बदलने वाली ये गंगा साबित हो रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रामेंद्र। और अब बात करेंगे खाद वाली सियासत की। किस तरह से खाद वाली सियासत चल रही है बिहार में, और बिहार के बक्सर में महीनों से आंदोलनरत किसानों पर पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज से राज्य सरकार पल्ला झाड़ रही है। आखिर क्यों पल्ला झाड़ रही है? क्योंकि वो अपनी टोपी कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करने की फिराक में है। बिहार के बक्सर में महीनों से आंदोलनरत किसानों पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया था और अब उससे वो पल्ला झाड़ रही है। पल्ला झाड़ने का तरीका क्या है कि राज्य सरकार इस आंदोलन की वजह खाद की किल्लत को बता रही है। दरअसल वो कह रही है कि ये सारा आंदोलन खाद की किल्लत की वजह से हुआ है। ये लेकिन भूमि अधिग्रहण का मामला था। पुलिस ने रात के 12 बजे लोगों के घर में घुसकर किसानों की पिटाई की। इसका जवाब नीतीश सरकार के पास नहीं है। नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा में इस खबर पर अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, लेकिन उनके सचिव इसे खाद की किल्लत से जोड़ देते हैं। गेहूं की बुआई के सीजन में पूरे भारत में यूरिया की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार के फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ने डेटा प्रस्तुत किया है। केंद्र सरकार के फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ने जो डेटा प्रस्तुत किया है उस आंकड़े के मुताबिक बिहार सहित पूरे देश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता मौजूद है। सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में
लेकिन खाद की कालाबाजारी क्यों हो रही है, इस पर राज्य सरकार चुप है। यानी कि पूरे प्रचुर मात्रा में जो खाद है वो मौजूद है, लेकिन उसकी कालाबाजारी हो रही है। जनवरी में बिहार में जरूरत 2.5 मीट्रिक टन बताई गई थी, मौजूदा वक्त में 2.87 मीट्रिक टन खाद बिहार में मौजूद है। दुनिया भले ही आर्थिक तंगी का सामना कर रही हो, लेकिन मोदी सरकार ने अन्नदाता के लिए सस्ती खाद उपलब्ध कराने का संकल्प जारी रखा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सस्ती दर पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए 52,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब तक 7 लाख करोड़ रुपए खाद सब्सिडी पर खर्च किए जा चुके हैं। 7 लाख करोड़ रुपए खाद सब्सिडी पर केंद्र सरकार खर्च कर चुकी है। 2,000 रुपए की यूरिया की एक बोरी महज 270 रुपए में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। तो सब्सिडी कितनी मिल रही है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि बिहार सहित कई राज्यों में खाद की कमी बताकर उसकी कालाबाजारी की जा रही है, यानी कि जो आम किसान हैं उन तक खाद पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। कई बार बीच में नकली खाद भी आ रहे हैं। और इस बीच केंद्र की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने देश के अलग अलग हिस्सों में छापे मारकर प्राइवेट गोदामों से लाखों बोरियां खाद बरामद की है। पिछले हफ्ते बिहार में अलग अलग जगहों पर छापे मारकर केंद्रीय फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने हजारों बोरी खाद जब्त कर मुकदमा दर्ज किया है। तो आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहते हैं बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे इस पूरी जो एक तरह से जो खाद की सियासत है इस पर। आज लगातार 4 दिनों से किसानों के घर में भोजन नहीं हो रहा है। महिलाएं आतंकित हैं, घर छोड़ के किसान भागे हुए हैं, जबकि किसानों का कोई गलती नहीं। आग लगाने वाले वो अवांछनीय तत्व थे, गुंडे थे, और एक सत्ताधारी पोषित गुंडों के द्वारा ये आग लगाई गई है जो चौसा के प्लांट में। और किसानों को इस प्रकार से फंसाने का एक षड्यंत्र, पूर्व नियोजित षड्यंत्र है, साजिश है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह मौजूद हैं। नितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे जो पूरी खाद की सियासत या खाद की कालाबाजारी की बात कही जा रही है, केंद्र सरकार का आंकड़ा भी आया है। मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों के साथ वो आप साझा करें कि किस तरह से बिहार में दरअसल खाद की मौजूदगी है, लेकिन उसको मैनेज करना, कालाबाजारी रोकना, यह बड़ी समस्या है। और इसलिए यह सारा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि जो आंदोलन हो रहा है वो खाद की कमी की वजह से हो रहा है। देखिए निखिल, खाद की उपलब्धता हर महीने इसकी एवल्यूशन होती है, साथ ही साथ राज्यवार इसका ब्यौरा दिया जाता है। राज्य अपनी डिमांड हर महीने केंद्र को देते हैं और केंद्र सप्लाई करती है समय समय पर। तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। और जो जिला के बीच में या फिर एक जिला से दूसरे जिला में खाद किसानों को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जिला प्रशासन की होती है। तो कहीं न कहीं ये बिहार के अंदर ये चूक हुई है, जिसका नतीजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और बिहार में कई जगह, चाहे पूर्णिया हो या दरभंगा हो या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो कालाबाजारी हो, जमाखोरी हो या फिर नकली खाद को लेकर के केंद्र की जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है लगातार छापेमारी कर रही है और लाखों बोरी बरामद किया गया है और एफआईआर दर्ज किया गया है और कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। साथ ही साथ 14 राज्यों में जो केंद्र की जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो लगातार छापामारी कर रही है। तो कहने का मतलब ये कि जो चूंकि सीजन किसानों के लिए ये बहुत उचित माना जाता है, ऐसे में जो जमाखोरी करने वाले लोग हैं वो खाद को स्टॉक कर लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। तो जिला प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है, राज्य की भी जिम्मेदारी है कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो किसान हैं उनको पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो सके। और ये काम बिहार की सरकार नहीं कर पा रही है और इसीलिए केंद्र की जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो लगातार वहां छापेमारी कर रही है। जी, निश्चित तौर पर छापेमारी कर रहे हैं। एक थोड़ा सा आंकड़ा ये भी आपसे समझना चाहेंगे या बल्कि कहें कि तरीका समझना चाहेंगे, किस राज्य को किस आधार पर खाद मुहैया कराई जाती है? जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई पूरे देश में सरप्लस खाद उपलब्ध कराई गई है किसानों को, बिहार में भी सरप्लस खाद उपलब्ध कराई गई है, 2.5 मीट्रिक टन की जरूरत है और उससे कहीं ज्यादा उपलब्ध कराई गई है। किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाता है और कैसे ये जो है पूरा प्रोसेस तय होता है? देखिए, हर महीने जो राज्य है वो केंद्र को भेजता है कि मुझे अगले महीने कितने खाद की ज़रूरत होगी, कितने यूरिया की ज़रूरत है।
तो वो हर महीने और प्लस राज्यवार ये ब्यौरा केंद्र को आता है और उसके हिसाब से ही फर्टिलाइजर कंपनियां सुनिश्चित करती हैं। साथ ही साथ इसमें रेलवे की भी भूमिका होती है, क्योंकि बंदरगाहों की भूमिका होती है, क्योंकि एक बंदरगाह से दूसरे जगह पे रेलवे के माध्यम से, रैक के माध्यम से भेजा जाता है खाद को। तो ये जब जिस तरीके से डिमांड राज्यों की तरफ से आता है हर महीने, उसी अनुपात में उनको भेजा जाता है और ये जो सप्लाई चेन है वो सुनिश्चित किया जाता है। तो बिहार के पास भी पर्याप्त मात्रा में भेजा गया है और बिहार ने और डिमांड किया तो अतिरिक्त 16 जो रैक है वो पश्चिमी बंदरगाहों से भेजने की कवायद की जा रही है। साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, फिर रेलवे के जो अधिकारी हैं, उनको भी कहा गया है कि वो पर्याप्त मात्रा में रैक उपलब्ध कराएं और समय पर खाद की सप्लाई हो सके। तो एक सिस्टम बना हुआ है और उसी सिस्टम के तहत खाद्य की सप्लाई की जाती है राज्यों को। और जब वो राज्य में जाता है तो राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो जिलावार उनकी किस जिला में कितनी डिमांड है और क्या जिले के अंदर कितनी डिमांड है और दूसरे जिले में कितनी डिमांड है, उस सप्लाई चेन को राज्य सरकार सुनिश्चित करती है और वहाँ आपूर्ति करती है और फिर वो किसानों को भेजा जाता है। तो ये एक चेन है। इस चेन में कहीं भी अगर गड़बड़ी होगी तो निश्चित तौर पे वो किसानों तक खाद समय पर नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ इसमें कालाबाजारी करने वाले लोग, जमाखोरी करने वाले लोग, साथ ही साथ जो नकली खाद बनाने वाले हैं वो भी सक्रिय रहते हैं। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की समय समय पर केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है और कई बार राज्य की तरफ से भी की जाती है। तो इस सप्लाई चेन को बहाल करने के लिए सबकी एक बड़ी भूमिका होती है। जी बिल्कुल। और चूंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है तो ऐसे में ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सुनिश्चित करे कि इस तरह के जो जरूरी वस्तुएं हैं, खासतौर पर खाद जैसी जो यूरिया है, उनकी कालाबाजारी ना होने पाए और किसानों तक वो भली प्रकार से पहुंच सके, बजाय इसके कि इस बात की बात करें कि उस पर कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश करें, कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नितिन। और अब बात करेंगे सबके राम पर ओछी राजनीति। सबके राम पर कौन कर रहा है ओछी राजनीति और क्या जो रामचरितमानस को लेकर के विवाद है वो स्लिप ऑफ टंग है या वो जानबूझकर ऐसा कहा गया है और उसके पीछे कोई मकसद साधने की कोशिश की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बहुप्रचारित समाधान यात्रा पर हैं, लेकिन उनके शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार की सियासत में रामचरितमानस को लेकर जातीय सियासत को हवा देने में लगे हैं। यह कहा जा रहा है कि यह सब जातीय सियासत को हवा देने की वजह से हुआ है। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को घृणा फैलाने वाला ग्रंथ बताते हैं, लेकिन महागठबंधन से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। नीतीश कुमार इसे कोई मुद्दा नहीं मानते हैं। दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास के केंद्र है प्रभु श्री राम और उन्हें तुलसी बाबा ने जन जन तक पहुंचाया है। प्रभु श्री राम और रामचरितमानस को लेकर की गई इस भद्दी टिप्पणी को अगर कोई सियासी दल इस पर मौन है तो इसके निहितार्थ को भली प्रकार से समझा जा सकता है। देश के सबसे पिछड़े हुए प्रदेश बिहार में जहां लाखों स्कूलों में शिक्षक नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री छात्रों के बीच रामचरितमानस को लेकर अपना कुंठित ज्ञान बांट रहे हैं। शिक्षा के इतर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर गैर वाजिब टिप्पणी से तो माना जाएगा कि मंत्री जी का मकसद दरअसल कुछ और है। तो इस पर तमाम सारे रिएक्शंस एक के बाद एक आ रहे हैं और इस पर बहुत सारी जो भावनाएं हैं वो भी आहत हुई हैं। जाहिर तौर पर ये सोचा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए कि जब कोई भी बात आप कहते हैं तो उससे कितने लोग इससे आहत होंगे। इस पर आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है एक बाइट। फिलहाल हमारे साथ में अभी बाइट जो हम आपको सुनाना चाह रहे थे वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजेश राज हमारे संवाददाता बने हुए हैं और साथ ही साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। उनसे हम आपका तारुफ करा दें। सतीश कुमार जो कि नेता है आरजेडी के, धनंजय गिरी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के और विनोद बंसल जो कि प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले राजेश राज के पास चलते हैं। राजेश, आपसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस जो ये पूरी सियासत है ये क्या कुछ कहना है प्रोफेसर चंद्रशेखर का, क्योंकि ये शुरू में ऐसा समझा जा रहा था कि शायद कई बार भावनाओं में बहकर लोग बयान दे देते हैं और बाद में उस पर माफी मांग लेते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत बयान दिया गया है। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं वो अपने बयान पर अडिग हैं
वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। तमाम खबरिया चैनलों पर जो उनके बाइट्स आ रहे हैं, जो उन्होंने अपने बयान दिए हैं, उसमें यह स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि वो अपने बयान पर अडिग हैं और वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। और मुझे याद है कि बिहार में वो जो 90 का जो दौर था, जो मंडल और कमंडल का दौर, जिसे कहा जाता था कि मंडल ओबीसी आंदोलन का प्रतीक है और कमंडल जो है वो राम मंदिर का प्रतीक है। मुझे लगता है कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने जो कहा कि राहुल गांधी अक्सर कहा करते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, तो अमित शाह ने उसका पलटवार किया और कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे और 1 जनवरी 2023 को भव्य राम मंदिर जो है वो बनकर तैयार नजर आएगा। मुझे लगता है कि बिहार में जो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स करने वाली जो पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस बयान से हिल सी गई हैं और शायद यही वजह है कि राम मंदिर के काट में वो कहीं ना कहीं ओबीसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं और जाति जनगणना जो है उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई पड़ रही है। हालांकि जाति जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, 20 जनवरी को सुनवाई होनी है, देखना होगा कि क्या कुछ उस पर फैसला आता है। लेकिन सामाजिक न्याय की जो सियासत करने वाली पार्टियां हैं, बिहार को उसी दौर में, जो मैं मोटे तौर पर समझ पा रहा हूं, चूंकि 4-5 बिहार के इलेक्शंस मैंने कवर किए हैं, जहां पर टिकटों के वितरण से लेकर प्रत्याशी के चयन तक सब कुछ जातियों के इर्द गिर्द ही घूमता है। हालांकि जाति हिंदुस्तान की सच्चाई है, लेकिन बिहार जो है और उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर चंद्रशेखर इस बात को मानते हैं कि ये गलती से कहा गया है या इस पर माफी मांगने को तैयार हैं? कुछ ऐसी इस तरह की बात भी आई है राजेश? नहीं, अब तक जो खबरें आ रही हैं, जो तमाम चैनलों पर जो खबरें आ रही हैं, उसमें तो अब तक ऐसी बातें नहीं आई है। लेकिन एक खबर जो जानकारी में मिल रही थी कि अशोक चौधरी जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कैबिनेट मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, उन्होंने शायद ऐसा कहा है कि जो आरजेडी की तरफ से जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनका बयान जो है ये उचित नहीं है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी जो महागठबंधन के पार्ट एंड पार्सल हैं, दोनों के बीच विचारों का अंतर जो है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ सकता है। बहरहाल यह देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मंत्री अपने स्टैंड में बदलाव करते हैं या फिर अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहते हैं। ये मुझे लगता है कि कुछ घंटों में ये साफ हो जाना चाहिए। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है या इस तरह से कोई सियासत में मोड़ आ सकता है, उनको हटाया जा सकता है, कुछ इस तरह की चीजें भी हैं? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस बैठक की अध्यक्षता की। मैंने शिक्षा मंत्री से संपर्क साधने की कोशिश की थी, उनका बाइट मंगाने के लिए या अपने कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार ये कहते रहे कि कैबिनेट की बैठक में मंत्री जी मसरूफ है और उनसे बातचीत जो है वो हो नहीं पाई। तो जो सत्ता पक्ष का जो पक्ष है वो अब तक जो है वो विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस तरह की बातें अगर उठ रही हैं कि उनका बयान उचित नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस जो बात जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उठाई गई है, हो सकता है कि ये बात आगे बढ़े। बहरहाल चूंकि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी नेता थे शरद यादव, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बहुत सारे जो बिहार के नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसलिए भी लगता है कि इस पर कुछ आप हमारे साथ बने रहिए राजेश, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं, या बल्कि आप देखिए कि कुमार विश्वास जो कि राम कथा के एक नए वाचक के तौर पर उभरे हैं और उनकी जो बातें हैं वो निश्चित तौर पर लोगों को प्रभावित करती हैं। आइए सुनते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है कुमार विश्वास का। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं, वहां एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें।
तो निश्चित तौर पर अब सियासत गर्म है और अब आखिर क्या कुछ इसके मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान और इस वक्त जुड़ गए हैं। सतीश कुमार जो कि नेता है आरजेडी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। और विनोद बंसल जो कि प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी स्वागत है आपका, विनोद बंसल जी स्वागत है और सतीश कुमार जी स्वागत है आपका। सतीश कुमार जी, सबसे पहले अगर हम आपके साथ शुरुआत करें, आपको लगता है कि इस तरह की टिप्पणी क्या गैर वाजिब नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता थी, या इस तरह की टिप्पणी करने से पहले क्या इस बात पर विचार किया गया, इस बात पर सोचा गया कि कितने लोगों की भावनाएं आहत होंगी? सबसे बड़ी बात कि जो ये बयान माननीय शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर जी ने दिया है वो उनका निजी बयान है और कोई अलग से उन्होंने बयान नहीं दिया। जो रामचरितमानस में जो लाइन है उसी लाइन को उन्होंने कोट किया। शिक्षा मंत्री जब बोल रहा है और बच्चों के बीच में बोल रहा है, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहा है, तो निजी क्या होता है इसमें? नहीं, विनोद जी आपके पास आएंगे। विनोद जी आपके पास आएंगे। पहले बोल रही है रामचरितमानस में है या नहीं है, आप इस बात से इनकार करते हैं क्या? विनोद जी आपके पास आएंगे। विनोद जी आपके पास आएंगे। विनोद जी रामचरितमानस, अरे विनोद जी उनको अपनी बात तो कहने दीजिए। आप आपके पास ही आएंगे, इसके बाद हम आपके पास ही आएंगे। आपके पास ही आएंगे। अच्छा चलिए, आपके पास ही आएंगे। हाँ, आप आपके पास ही आएंगे। सतीश जी अपनी बात पूरी करिए। वो बातें ऑलरेडी रामचरितमानस में है और उस लाइन से कितने लोगों को आहत पहुंचा होगा, भारत के संपूर्ण नारियों को आहत पहुंचा होगा, ये इसी बात को तो रखना चाहते हैं। नहीं तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? आप उनके स्टेटमेंट से सहमत हैं मंत्री जी के? नहीं, जो उन्होंने अपने तरफ से कोई बात नहीं बोली है, जो रामचरितमानस में जो लाइन है उसकी देखिए समीक्षा करने की बात नहीं है। उन्होंने जो कुछ बोला उससे आप सहमत हैं? आरजेडी सहमत है उससे? जो आरजेडी सहमत है? आरजेडी सहमत है क्या? धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले सहमत हैं जो जो लाइन लिखा हुआ है? अरे पहले तो आपने बोला, आप बताइए सहमत है या नहीं है? आप दूसरों से सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? बोला आपने तो पूछा तो आपसे जाएगा ना। कोई संपूर्ण नारियों को, संपूर्ण शूद्रों को किसी को गाली देने का अधिकार? चलिए, इसका मतलब आप उसके मायने समझ नहीं रहे हैं, आप उससे सहमत है। विनोद बंसल के पास आएंगे। विनोद बंसल, आपको लगता है कि जो इस तरह की जो लाइनें हैं, इस पर क्या सियासत है, इसकी बात हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं रामचरितमानस को ऐसे लोग, मैं मानता हूं कि समझ नहीं पाए, राम के चरित्र को नहीं समझ पाए, जिसने शबरी के जूठे बेर खाए हों, ऐसे राम के चरित्र पर इस तरह की बात करना और तुलसीकृत रामायण के ऊपर लांछन लगाना, कितना आप सही समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आपने ऐसे पैनलिस्ट को बिठा रखा है जो कि रामद्रोही नहीं है, बल्कि बाबा तुलसीदास का भी विद्रोही है। आप देखिए, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि आखिरकार बोला क्या था, लिखा क्या और उसका अर्थ क्या है, वो आज एक नेशनल चैनल पर, बल्कि एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके और बहस करने की हिमाकत कर रहा है। और आप देखिए, ये दो मुआ चरित्र है। एक तरफ तो ये उसको कंडेम नहीं कर पा रहे, नहीं, सतीश जी अब आप नहीं बोलिए। सतीश जी देखिए, विनोद जी जब बीच में बोले थे मैंने उनको रोका था। विनोद जी बोलेंगे, आपकी बारी आएगी तो आप अपनी बारी से सब लोग बोलेंगे। विनोद जी आप बोलिए। देखिए, मुझे दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी बात। मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये जब पार्टियों का चाल चरित्र चेहरा आज आपके डिबेट में एक्सपोज हो गया। पहले तो ये कह रहे थे कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, दूसरी तरफ कह रहे थे कि रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, वो महिला विरोधी है और शूद्र विरोधी है। अरे भैया, कम से कम पढ़ना लिखना सीख लीजिए। वो डिग्री फर्जी लेकर के, वो फर्जी डिग्री लेकर के आप शिक्षा मंत्री बन गए और जाकर के विद्यार्थियों के बीच में आप अधूरा ज्ञान बांट रहे हैं, कुलसित ज्ञान बांट रहे हैं। आपके मन में अगर कुंठा है राम के प्रति, आपकी कुंठा है बाबा तुलसीदास के प्रति, आपकी कुंठा है रामचरितमानस के प्रति, तो कम से कम किसी संत के चरण में जाकर के उनसे समझ लो ना यार। उसको समझाने की कोशिश मत करो, आप ज्ञानी मत बनिए। चंद्रशेखर जी को मैं चेतावनी देता हूं, ये जो उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में नफरत है, मैं कहता हूं नफरत मानस में नहीं, इनकी मानसिकता में है। आप देखिए, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बालकों को और बेटियों को ये धर्म से च्युत करना चाहते हैं,
जिस प्रकार रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ के बारे में ये अपनी गंदी सोच को बच्चों के बीच में रखना चाहते हैं, इससे इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरा एक्सपोज हो चुका। और ये प्रवक्ता तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। चलिए, कमाल की बात है, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं हमें। चलिए हम अब आपने भावनाओं की बात कही, आपने भावनाओं की बात कही, इसके पीछे की सियासत समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, सतीश जी शांत रहिए, सतीश जी शांत रहिए, धनंजय गिरी को यहाँ पर जोड़ेंगे। धनंजय जी, एक बात बताइए, आपको ये लगता है कि ये सिर्फ दरअसल भावनाएं भड़काने के लिए, या इतने सालों के बाद रामचरितमानस की कहीं ना कहीं ये समीक्षा करना इसका उद्देश्य नहीं था? इसका दरअसल उद्देश्य कुछ और था जो सियासी था, और जो जातीय जनगणना चल रही है अभी उसको कोई शायद बहुत तवज्जो मिल नहीं रही है। इसके पीछे की सियासत कुछ और है, आपको ऐसा लगता है? घृणा फैलाना है इनका काम, और कुछ नहीं है। देखिए, मानस का दोष नहीं है, दोष मानसिकता का है। इनकी मानसिकता ही ऐसी है, और जिस मानसिकता से खेल किया जा रहा है, सबसे पहले हिंदू समाज को ये सोचना होगा कि उसका पेशेंस टेस्ट कब तक चलेगा, और कब तक सनातनियों के पेशेंस को आप टेस्ट करते रहेंगे, कब तक सनातनी चुप रहेगा, कब तक इसको बर्दाश्त करेगा। ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। सृष्टि के आदि से अंत तक भगवान राम के जैसा चरित्र पूरे इतिहास में, पूरे धरती पर, पूरी कहीं कोई वर्णन में नहीं आता है। भगवान राम के चरित्र को, मानवता को जब भी त्राण पाना होगा, मानवता को जब भी कोई जरूरत होगी, मानवता जब भी मुसीबत में आएगी, तो भगवान राम के चरित्र से, उनके आदर्श से हमें सीखने को मिलता है। बाबा तुलसी ने भगवान राम को घर घर में पहुंचाया, सर्वदेशिक सर्वकालिक बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं की आस्था के केंद्र में राम है, और राम के बाण से मरने वाले बाली ने भी भगवान राम से कोई कटुता नहीं रखी, बल्कि उनसे कहा कि मैं बैरी सुग्रीव दुलारा अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। भगवान ने उन्हें जवाब दिया, अनुज बगडू भगिनी सुतनारी सुन संदेह कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कही जो ताही पाजे को जो पाप न हुई। तो उन्होंने भी भगवान राम से कभी उतना पैर नहीं रखा जितना आज के बाली और आज के रावण खरदूषण जो है, आज के जो नए नए पैदा हुए हैं, ये उनसे इतना द्रोह रखते हैं कि ये सनातनियों की संस्कृति में जो कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी हुई है, ये जो सनातनियों, हम कभी परकीय आक्रमणों से नहीं हारे हैं, हम घर के जयचंदों से हारे हैं, हम घर के मीर जाफरों से हारे हैं। तो जो इस घर में जो कूड़े कचड़े, जो सांप बिच्छू जो पैदा हुए हैं, इस समाज को उन्हें साफ करना होगा। समाज को सबल समर्थ खड़ा होकर के एक अपनी मजबूती के साथ, अपनी दृढ़ता के साथ खड़ा होना होगा, और ऐसे कुपढ़ अनपढ़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा, और इन्हें पढ़ाना पड़ेगा, इन्हें समझाना पड़ेगा, और ये समझने को तैयार नहीं है, इन्हें समझाने के तरीके बदलने पड़ेंगे। सनातनियों को भगवान राम को, भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को याद करना होगा, और उनके साथ उन्होंने सारे सुख सुविधाएं छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, राज्य छोड़ा, सारे विलास वैभव छोड़े, किंतु शस्त्र नहीं छोड़ा। हिंदू समाज को पुनः अपने समर्थ को, अपने सबल को, अपने, बिल्कुल धनंजय जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से मैं भी सहमत हूं। जो दरअसल श्री राम के चरित्र को जानता है, जिसने शबरी के जूठे बेर खाए, जिसने केवट को अपना परम मित्र बनाया, और वहां से लेकर के तमाम सारे जो उनके एक सौहार्द का उदाहरण जो मिलता है उनके जीवन से, उसमें कोई शक शुबा नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक बार वापस आता हूं सतीश जी, आपके पास जानने की कोशिश करता हूं कि दरअसल आपको लगता नहीं है कि ये किसी दूसरे धर्म के प्रति इस तरह की टिप्पणी करके, इतनी आसानी से चर्चा पा करके, और एक के बाद एक उस पर रिएक्शंस आ रहे होते और बड़े मजे से टीवी पे डिबेट कर रहे होते, ये संभव था दूसरे धर्मों में करने के लिए? क्या आपको लगता है कि हिंदू धर्म की सहिष्णुता जो है उसका फायदा उठाते हुए आप राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं? दूसरे धर्मों में तो शायद आप कर भी नहीं पाते। सर तन से जुदा हो जाता है इनका। देखिए, ऐसे बयान वाले को तो इस मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन बाबा तुलसीदास को कुछ मत बोलना। अरे हिंदू समाज का गला काट लीजिए। बंसल जी उनको खत्म तो करने दीजिए, बंसल जी कुछ खत्म तो करने दीजिए। किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, समझिए ना। आपने आमंत्रित किया है, हम सब लोग अंबेडकर और लोहिया के संतान हैं। अरे छोड़ा अंबेडकर की बात मत करिए आप, आपका मुंह से अंबेडकर की बातें शोभा नहीं देती। अरे बात तो पूरी होने दीजिए। मैंने जो सवाल पूछा है सतीश जी, उस पर उसका जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की सहिष्णुता जो है उसका लाभ उठाया जा रहा है? नहीं, इंद्र मेघवाल
जैसा छात्र जब घड़ा से पानी पीता है तो उसकी पीट पीट की हत्या कर देते हैं। ये रामचरितमानस में कहाँ लिखा है? ये रामचरितमानस में कहाँ लिखा है? आप रामचरितमानस को क्यों इसके बीच में विमर्श का मुद्दा बनाना चाहते हैं अपनी निजी स्वार्थ के लिए? अगर आप बुलाए तो मेरी बात आप अपनी बात कहिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। विनोद जी आपकी बारी आएगी तो आप कहिएगा, उनको कम से कम बोलने तो दीजिए। जी सतीश जी बताइए। साफ साफ कहा है, लोहिया ने साफ साफ कहा है कि धार्मिक ग्रंथों में मोतियां छिपी हैं और कूड़े भी है, लेकिन कूड़े बहारने के कुरान में तो काफिर कहा गया आपको। अरे विनोद जी बोलने तो दीजिए उनको, पूरी बात तो कहने दीजिए। जी नहीं, हमारे शास्त्रों को कूड़ा कैसे कह रहे हैं? अरे वो आपके शास्त्रों कूड़ा नहीं कह रहे हैं, वो उन्होंने आपके शास्त्रों कूड़ा नहीं कहा। पहले ध्यान से सुनिए जी सतीश जी। भारत के 90 बातें अच्छी नहीं है क्या? वो मानते हैं कि जो उन्होंने चंद्रशेखर जी ने जो बातें कही थी कि अधम जाति में विद्या पाए, बहु जहां अही दूध पिलाओ, तो ये बात से क्या मतलब इसका निकालते हैं? मैं उसमें जा नहीं रहा हूं। देखिए मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप उस तक रहिए। देखिए विनोद जी बीच में बोल रहे थे, मैंने उनको बीच में रोका, इसीलिए रोका कि जो आपसे सवाल पूछा गया आप उस पर बताइए। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो हिंदू धर्म की सहिष्णुता है दरअसल उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। आप कुछ भी कहकर निकल जाएंगे और उस पर डिबेट होती रहेगी, आपके राजनीतिक स्वार्थ पूरे होते रहेंगे, दूसरे धर्मों को आप कहकर देख सकते हैं इस तरह से। एक चीज समझ लीजिए एंकर महोदय, एक चीज समझ लीजिए। हाँ। हिंदू धर्म बगैर जात का नहीं है। हिंदू धर्म में 6743 जातियां हैं, ठीक है, एक जाति एक के ऊपर। भारत के 90% लोगों के लिए इस तरीके का बात अगर लिखा गया हो, कहां लिखा गया है ये? आप उसका देखिए, वही बात आपको बार बार कही जा रही है कि आप उसका गलत मतलब निकालेंगे, फिर उसको दुष्प्रचारित करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मकसद दरअसल विद्वेष फैलाना है। मैं एक बार वापस आऊंगा विनोद बंसल के पास। विनोद बंसल, आपको लगता है कि इस तरह की बातें किसी दूसरे धर्म में कह करके इस तरह की डिबेट कर रहे होते हैं आज के समय में? या इतना साहस है? ये हिंदू धर्म की सहिष्णुता नहीं तो और क्या है? तो इस तरीके का बात दूसरे धर्म में 90% लोगों के लिए नहीं कहा गया है। आप खोज लीजिए। हो गया 90% की बात। चलिए विनोद जी आप बताइए। समझ लीजिए। देखिए आप पहले तय कर लीजिए कि जो उन्होंने कहा आप उसके साथ हैं या नहीं है। आप तो पहले यही तय कर लीजिए, आप पहले ये तय कर लीजिए सतीश जी। जो उन्होंने कहा है रामचरितमानस के लाइन को दोहराया है। और जहां तक दूसरे ग्रंथों की बात है, अब उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। सारे ग्रंथों में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और जहां तक रामचरितमानस का बात है, रामचरितमानस को लेकर के कोई अभी विमर्श करने की स्थिति में आप नहीं है, आप उसकी बात ना करिए। विनोद जी अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए इन्होंने पूजनी लोहिया जी की और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करी और रामचरितमानस के बारे में वो अपना हमला करके भाग लिए। आप देखिए एक तरफ तो ये कहते हैं कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि वो बात सही भी है। रामचरितमानस में ये लिखा है, रामचरितमानस में वो लिखा है। अरे भैया रामचरितमानस को अगर समझ ही लिया होता तो आपकी ये भ्रष्टता नहीं होती कि एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके उसी रामचरितमानस को गलिया रहे होते, धकेल रहे होते। आपको पता है वर्ण व्यवस्था क्या होती है? आपको पता है कि आखिरकार शूद्र क्या होता है? आपको पता है कि विद्या अविद्या क्या होती है? आपको पता है तुलसीदास जी का जो चरित्र था वो कैसा, कितना महान चरित्र, महान पावन चरित्र था। और उनकी एक एक शब्द को आप समझने की सामर्थ्य रखते हैं क्या? अपने आप को विद्वान समझते हैं। 4 डिग्री के आप पकड़ लिए उन्होंने चोरी से छुपा करके। तो ये कहना है कि रामचरितमानस को समझने की जरूरत है, राम के विशाल उदात्त चरित्र को समझने की जरूरत है, जिसने शबरी के जूठे बेर खाए, जिसने सुग्रीव के जैसे अनुसूचित वो भी देखा जाए तो वो दूसरे जो जंग वो भी जो है चाहे जो उनकी वानर सेना रही हो या जो दूसरे सारे लोग रहे हो, वो सब लोग भी कहीं ना कहीं गिरिवासी थे, वनवासी थे। उनको साथ लेकर के, वंचितों को, शोषितों को साथ लेकर के वो चले थे। इस बात को समझने की जरूरत है। इसके निहितार्थ में जाइए और समझिए। सिर्फ एक सेंटेंस या एक वाक्य को पकड़ करके अगर उसको आप आगे चलाएंगे तो निश्चित तौर पर इसी तरह का डिजास्टर होगा। फिलहाल मैं धनंजय गिरी के पास आखिरी कमेंट्स लेने के लिए आ रहा हूं। धनंजय जी, आपको लगता है कि इस तरह के जो सारे स्टेटमेंट्स दिए
गए हैं, दरअसल इनके पीछे का कोई और मकसद नहीं, सिर्फ राजनीतिक निहितार्थ है। देखिए, ये बड़ा बोलापन है, बेवकूफी है, गधापन है और राजनीतिक निहितार्थ है। आप देखिए, पहले बार रामायण लिखा किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। वाल्मीकि समाज आज किस श्रेणी में पाया जाता है? वाल्मीकि को आज किस श्रेणी में रखते हैं? आज के समय हिसाब से दलित है, तो सबसे पहले जो दलित थे उन्होंने रामायण सबसे पहले रामायण की रचना की। उसके बाद आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जब बनाया, उसकी रचना की, तो पहले पन्ने पर राम दरबार लगाया, यानी कि चाहते थे कि देश का संविधान राम राज्य के हिसाब से चले। उसके बाद आप लोहिया की बात कर रहे हैं। लोहिया राम और कृष्ण के नाम पर मेला लगाते हैं। तो आपने लोहिया के हैं, ना अम्बेडकर के, ना वाल्मीकि के, ना शूद्रों के, ना वंचितों के, ना पीड़ितों के, ना शोषितों के। आप सबके नाम पर वोट बटोर के समाज को बांटकर, और दीमक है आप समाज के, अपने हिस्से के समाज को चाटना चाहते हैं। आप चंद्रशेखर का उठा कर देख लीजिए, क्या इतिहास है, अपराधियों का इतिहास है। उसको शिक्षा मंत्री बना रखा है बिहार में। चलिए इस चर्चा को विराम देंगे। चलते चलते हम अपने संवाददाता राजेश राज के पास चलेंगे। किसमें नाम है जी, अनेक अपराधों में संलिप्त व्यक्ति को आप शिक्षा मंत्री बनाकर रखे हैं, उससे क्या आप शिक्षा की उम्मीद करेंगे? बिहार की जो वर्तमान बदहाली की स्थिति है, राजेश उसमें क्या उम्मीद करेंगे? राजेश आपसे आखिरी कमेंट, बहुत संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में, आपको लगता है कि ये जो सियासत है अभी रामचरितमानस को लेकर के, ये चूंकि एक जानबूझ करके दिया गया एक शिगुफा है ताकि कभी कहीं ना कहीं एक विद्वेष, एक बंटवारा सा हो सके, ऐसा लगता है, तो ये राजनीति अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगी? इतना पटाक्षेप इतनी जल्दी नहीं होने वाला? देखिए 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव पर अगर बिहार और उत्तर प्रदेश के नतीजों पर अगर एक नजर डालें तो समाजवादी पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल या सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाली जो पार्टियां हैं, उनका जो मूल आधार वोट है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो शिफ्ट हुआ। और इस शिफ्टिंग को 2024 में रोकने के लिए जो मैं मोटे तौर पर समझ पा रहा हूं निखिल, वो इस तरह के जो बयान है या फिर ओबीसी पॉलिटिक्स को जागृत करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, जिसका जिक्र मैंने को पहले भी किया कि मंडल और कमंडल के दौर में फिर से बिहार को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो वोटों में, ओबीसी वोटों में जो बिखराव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो इसके होता रहा है, दरअसल उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश जो है वो इन पार्टियों के द्वारा की जाएगी, और इसी जाति जनगणना भी इसी का रिफ्लेक्शन। जी बिल्कुल, तो जो राजनीतिक मायनों की बात हम कर रहे थे वो दरअसल वही है। राजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, जो इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाने के लिए। धनंजय जी आपका शुक्रिया, विनोद बंसल जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सतीश जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन सतीश जी ये तय कर लीजिए जरूर कि वो बयान आरजेडी का है, अपना है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। अमित शाह का राजौरी दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजौरी दौरा, पिछले दिनों राजौरी में टारगेट किलिंग हुई थी, और ऐसे ही वहां पर जो टारगेट किलिंग के जो पीड़ित हैं उनको मरहम लगाने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में हैं और जो टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का वो जायजा भी लेंगे, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, सीमा पार के आतंकी साजिशों को नाकाम बनाने के साथ साथ टारगेट किलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर काफी हद तक लगाम लगाया गया है, लेकिन टारगेट किलिंग की छिटपुट घटनाओं ने चुनौती को बढ़ा दिया है। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है, सियासी दल इसको लेकर एक्टिव है। उमर अब्दुल्ला इसे अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तैयारी की बात को नजरअंदाज करते हैं। उधर गुपकार अलायंस के साथ मिलकर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज और पीओके के रिफ्यूजियों से लेकर के वर्षों तक वहां रह रहे लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिला है। जाहिर है बीजेपी कांग्रेस से आर्टिकल 370 पर अपना स्टैंड पूछ रही है, और उसका एक राजनीतिक दल होने के नाते उसका हक भी है, जबकि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती स्पेशल स्टेटस को ही चुनाव का मुद्दा मान रहे हैं। चुनावों से पहले अपने अपने एजेंडे को जनता के बीच लेकर जाने की कोशिश में है सियासी दल। तो कहीं ना कहीं जो स्पेशल स्टेटस है उसको उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला अपना जो उसको कह रहे हैं कि वो उनका सियासी एजेंडा होगा। साथ ही साथ क्या कुछ रहेगा बाकियों का एजेंडा, जिस तरह से तमाम सारी बातें हो रही हैं। सबसे पहले हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार। विनोद जी, सबसे पहले तो जो
गृह मंत्री का ये दौरा है किन मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा। राजौरी पहुंचेंगे, पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगे, उनको मरहम लगाएंगे और इसके साथ ही साथ इस बात का भी जायजा लेंगे कि आगे इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो सके, इसलिए भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी समीक्षा करेंगे। निखिल, गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है कि ये दौरा एक्चुअली भी आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों जो ये टारगेट किलिंग में राजौरी में जो कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे वहाँ उन पर हमला किया गया और जिस तरह से जो निर्दोष और मासूम लोगों की हत्याएं हुई वो एकदम जघन्य अपराध और जघन्य हत्या के का आप सोच सकते हैं कि वहाँ लोगों में किस तरह का विरोध और किस तरह का गुस्सा रहा था स्थानीय स्तर पे। जी, तो आज कम से कम ये बात सुनिश्चित करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ज़रूरी था कि ये जो छिटफुट टारगेट किलिंग जो हो रही है जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह में, तो वो इस हताशा में जो आतंकवादी को आप देखिए कि पिछले एक अरसे में पिछले 2 सालों से जिस तरह से सुरक्षा बलों का जो चौकस ये इंतजाम है वहाँ पे और चौकस कार्रवाई है, तो उसमें कम से कम आप सुरक्षा बलों ने तो ये इतनी बड़ी कामयाबी पाई है कि कम से कम आप कोई टॉप मिलिटेंट कमांडर आप आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो इस तरह के जो छिटफुट टारगेट किलिंग हो रही है उसके लिए जो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, आज शायद गृह मंत्री वहां गए हैं, राजौरी के जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, उन लोगों के भी वहां की जो जमीनी सच्चाई है, जमीनी हालत है उसको भी देखेंगे। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा आज के उनके दौरे का ये है कि वो वहां पे इस बात के लोगों के में विश्वास बढ़ाएंगे कि जो भी लोग यहाँ हैं उनकी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो और उनकी पूरा सुरक्षा व्यवस्था के साथ में जो टारगेट किलिंग है उस पर सख्त से सख्त किस तरह की कार्रवाई होती दिखे, ये सुनिश्चित करना भी मुझे लगता है कि इस सरकार के लिए अभी एक बहुत बड़ा काम होगा। निखिल, निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए काम होगा, लेकिन गृह मंत्री के दौरे के साथ ही वहां पर जो सियासी सुगबुगाहट है वो भी तेज हो गई है। और उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो इलेक्शंस होने की बात हो रही है वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा राइट है, इसमें कोई हमें भीख नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो जो इलेक्शन कमीशन की जो पूरी तैयारियां हैं पिछले इतने दिनों से जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी डेवलप की गई है उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। निखिल, देखिए अभी जो पॉलिटिकल अभी आप देखिए कि इस हफ्ते में बड़ा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में है। अमित शाह का जो ये जाना है उस जाने के साथ में वहां पे कम से कम एक पॉलिटिकल सरगर्मी भी शुरू हुई है, क्योंकि गृह मंत्री आर्टिकल 370 हटने के बाद ये दूसरा या तीसरा उनका दौरा है। और उनके दौरे के पहले आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने वहां पे सारे जो डिलिमिटेशन का काम था और डिलिमिटेशन के बाद में वहां पे जो नए वोटर्स की लिस्ट थे वो सब कुछ लगभग अब फाइनल है। अब यह है कि पॉलिटिकल सरगर्मी वहां है कि आप देखिए कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी 30 तारीख को वहां होना है और उस 30 तारीख के समापन यात्रा में आप गुपकार एलायंस के जो पार्टियां हैं जो दोनों पार्टियां चाहे उसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हो और राहुल गांधी के साथ में भारत यात्रा में दिखेंगे। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल सरगर्मी वहां बन रही है और वो सब कुछ वहां पे जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है उसके मद्देनजर ये सारी चीजें हो रही है। तो जाहिर बात है कि अगर गृह मंत्री वहां गए हैं तो वहां पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसके लिए भी हलचल होगी और उसके भी उस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से इस बात को करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का जो ये समापन यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें ये सारे पॉलिटिकल पार्टी को भी लगभग 21 बड़े पॉलिटिकल पार्टी को भी इन्वाइट किया गया है और वो इस समापन यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा के क्या जो उनका अपना ये रहा है उसके साथ में वो अपना साना बसाना उस मंच पे करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वहां के लोकल बीजेपी ने ये सवाल पूछ के कांग्रेस को ये बात जरूर कहा है कि आप जब ये गुपकार अलायंस के साथ में वहां पे लाल चौक पे जाते हैं और झंडा फहराते हैं तो कम से कम आपको आर्टिकल 370 के बारे में अपनी राय बतानी चाहिए लोगों को, क्योंकि ये गुपकार अलायंस का और खास करके फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के 2 पार्टियों का उन्होंने अपना जो आने वाला इलेक्शन है उसके लिए अपना मुद्दा साफ कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम सिर्फ स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पे जम्मू कश्मीर में जाएंगे। तो ये सीधी सीधी बात है कि जब कभी भी इस तरह की बातें होगी तो लोगों में जानना जरूरी होता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद का जो इम्पैक्ट है जो जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में पड़ा है उस बात को भी समझाने की जरूरत है। अगर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इलेक्शन हमें हमारा अधिकार है, हमें कोई भीख नहीं कोई दे रहा है और वो एक तरह से आर्टिकल 370 की इस बड़ी कामयाबी को नकारते हैं, तो उन्हें पूछना चाहिए कि वो 6 साल के उनके रीजन में जितने टूरिस्ट पहुंचे होंगे उससे 4 गुना टूरिस्ट पिछले 1 साल में कश्मीर पहुंचा है। 30 लाख
और जी। ये 30 लाख टूरिस्टों का पहुंचने का मतलब है कि वो पूरा प्रदेश, वो पूरा जो इलाका है वो बता रहा है कि यहाँ टूरिस्ट को अमन चैन दिखता है, यहाँ टूरिस्ट जो है वो शांति के माहौल में, अमन के माहौल में जम्मू कश्मीर में हर टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, जो विकास का मुद्दा है। जी, निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं वो भी इसको देख रहे हैं और वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि कितना बदलाव आया है 370 हटने के बाद से। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद मिश्रा। और चलते बात अब देश हित की, आपको कुछ प्रेरणादायक तस्वीरें दिखाते हैं, आप इनका आनंद लीजिए और हमें इजाजत दीजिएगा। जो कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और बच्चे भी इस मामले में हमें प्रेरित कर सकते हैं। जिंदगी हार जीत से नहीं, हौसलों से चलती है। तो इसी तरह से हौसले की कुछ तस्वीरें आप देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Itu